रेलवे ग्रुप डी 2026 का एग्जाम होने वाला है और हम लेकर आ गए रिप्रोडक्शन चैप्टर यानी प्रजनन चैप्टर। और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं देर न करते हुए सीधे प्रश्न की तरफ। और ये बोलूंगा आपसे जरूर कि आप कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन का सोल्यूशन सही किया है, ताकि आपको ये पता चले कि आपकी जो तैयारी है वो नियुक्ति तक वाली है या सिर्फ और सिर्फ न्यू पर ही अटकी है। तो हम देर न करते हुए चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ। जिसमें पहला प्रश्न है, करा जीवों में जनन की मुख्य रूप से कितनी विधियां होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 विधियां होती है। देखिए, जीवों में जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। देखिए, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों युग्मकों का संलयन होता है। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन का एक प्रकार है? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, द्विखंडन जैसे अमीबा में, मुकुलन जैसे हाइड्रा और यीस्ट में, और बीजारोपण जैसे कवक और बैक्टीरिया में, ये सभी अलैंगिक जनन के प्रमुख प्रकार हैं, जिनमें नए जीव का निर्माण बिना युग्मकों के संलयन के होता है। अगला जो सवाल है, करे कि अमीबा में जनन मुख्य रूप से किस विधि द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्विविखंडन। देखिए, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, जिसमें परिपक्व होने पर इसका केंद्रक और कोशिका शरीर 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। इस क्रिया को द्विविखंडन के नाम से जानते हैं। अगला जो सवाल है, करे कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की सामान्य विधि कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मुकुलन। देखिए, हाइड्रा के शरीर पर एक छोटा सा उभार यानी बड़ या मुकुल विकसित होता है, जो धीरे धीरे बड़ा होकर एक नए स्वतंत्र हाइड्रा के रूप में मुख्य शरीर से अलग हो जाता है। अगला जो सवाल है, यीस्ट में जनन किस प्रक्रिया से होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मुकुलन विधि द्वारा। देखिए, यीस्ट कवक का एक प्रकार है और एक कोशिकीय जीव है, जिसमें भी हाइड्रा की तरह मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अगला जो सवाल है, करके आलू में कायिक परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तना द्वारा होता है। और कंद भी इसी प्रकार का है। देखिए, आलू पौधे का रूपांतरित तना होता है, जिसे कंद कहा जाता है। इसमें मौजूद आंख से नए पौधे का विकास होता है। अगला जो सवाल है, ब्रायोफाइलम यानी पत्थर चट्टा में कायिक जनन किस भाग द्वारा होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पत्ती यानी लीफ द्वारा। देखिए, ब्रायोफाइलम के पत्तों के किनारों पर अपास्थनिक कलिकाएं पाई जाती है, जिनसे जमीन पर गिरने पर नए पौधे उग जाते हैं। अगला जो सवाल है, फूलों में नर जनन अंग कौन सा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुंकेसर। फूलों में पुंकेसर नर जनन अंग होता है, जिसके 2 मुख्य भाग होते हैं। पहला परागकोश और दूसरा तंतु, जिसे हम फिलामेंट के नाम से जानते हैं। इसमें परागकणों का निर्माण होता है। अगला जो सवाल है, फूलों में मादा जनन अंग किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जायांग को। देखिए, जायांग फूल का मादा जनन अंग है, जिसके 3 भाग होते हैं। एक होता है वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका और तीसरा होता है अंडाशय। अगला जो सवाल है, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, परागण। देखिए, जब परागकोश से परागकण उड़कर या कीटों या हवा के माध्यम से उसी जाति के फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। अगला जो सवाल है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, निषेचन कहते हैं। देखिए, नर युग्मक यानी शुक्राणु या परागकण और मादा युग्मक यानी अंडाणु के मिलने और संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप युग्मनज बनता है। अगला जो सवाल है, निषेचन के पश्चात फूल का अंडाशय किसमें परिवर्तित हो जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फल में यानी फ्रूट में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, निषेचन क्रिया पूरी होने के बाद पौधे का अंडाशय पककर फल का रूप ले लेता है, जबकि इसके अंदर के बीजांड बीज बन जाते हैं। अगला जो सवाल है, निषेचन के बाद बीजांड किसमें बदल जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बीज में। अंडाशय फल में और अंडाशय के भीतर स्थित बीजांड विकसित होकर बीज में परिवर्तित हो जाता है। अगला जो सवाल है, मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक निषेचन होता है। मानव और अधिकांश
स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया मादा शरीर के भीतर यानी फैलोपियन ट्यूब में होती है, इसलिए इसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरा द बिहार जीएस, उसको फॉलो करें और उस पर जाकर पीडीएफ प्राप्त करें, और जितने भी वीडियो का लिंक है सारा उस पर शेयर कर दिया जा रहा है, ठीक ना, तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो सवाल है, मानव नर में मुख्य जनन अंग कौन सा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वृषण, जिसे हम टेस्टिस बोलते हैं। देखिए, वृषण मानव नर का प्राथमिक जनन अंग होता है, क्योंकि यहीं पर नर युग्मक यानी शुक्राणु और नर सेक्स हार्मोन का निर्माण होता है। अगला जो सवाल है, करेंगे नर हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन का स्राव कहां से होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वृषण से होता है। देखिए, टेस्टोस्टेरोन मुख्य रूप से वृषण की लेडीज कोशिकाओं द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, जो लड़कों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे दाढ़ी, मूछ आना, आवाज भारी होना के लिए जिम्मेदार है। अगला जो सवाल है, करे शुक्राणु का निर्माण मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृषण के द्वारा, वृषण में होता है। देखिए, शुक्राणु का उत्पादन वृषण के भीतर स्थित शुक्र जनक नलिकाओं में होता है। अगला जो सवाल है, करे वृषण शरीर के बाहर किस थैली में स्थित होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृषण कोश में। वृषण शरीर के मुख्य गुहा के बाहर एक थैलीनुमा संरचना में स्थित होते हैं, जिसे वृषण कोश कहा जाता है। अगला जो सवाल है, करा वृषण कोश का तापमान शरीर के सामान्य तापमान से लगभग कितना कम होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो यह शुक्राणुओं के परिपक्व होने और निर्माण के लिए शरीर के सामान्य तापमान यानी 37 डिग्री सेल्सियस से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है, जो वृषण कोश के बाहर होने के कारण बनता है। अगला जो सवाल है, शुक्राणुओं को परिपक्व होने और संचय के लिए अस्थायी रूप से कहाँ रखा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिवृषण में रखा जाता है। देखिए, वृषण के ठीक ऊपर स्थित अधिवृषण नामक कुंडलित नली में शुक्राणु कुछ समय के लिए स्टोर होते हैं और वही पूरी तरह परिपक्व होते हैं। अगला जो सवाल है, करे शुक्रवाहिका का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, शुक्राणुओं को वृषण से मूत्र मार्ग तक पहुंचाना। देखिए, शुक्रवाहिका एक लंबी नली होती है जो अधिवृषण से शुक्राणुओं को लेकर मूत्र मार्ग तक पहुंचने का कार्य करती है। अगला जो सवाल है, करेंगे मानव में नर युग्मक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, शुक्राणु, जिसे हम स्पर्म के नाम से जानते हैं। मानव में नर युग्मक को शुक्राणु यानी स्पर्म कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, जो गतिशीलता के लिए पूंछ यानी टेल युक्त एक सूक्ष्म कोशिका होती है। अगला जो सवाल है, करेंगे मानव मादा में मुख्य जनन अंग कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय। देखिए, अंडाशय महिलाओं का प्राथमिक जनन अंग होता है, क्योंकि यहीं पर मादा युग्मक और स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनते हैं। अगला जो सवाल है, करेंगे मादा हार्मोन यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अंडाशय, अंडाशय से होता है। देखिए, महिलाओं में यौन संबंधी विकास और मासिक चक्र को नियंत्रित करने वाले प्रमुख हार्मोन यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अंडाशय से ही स्रावित होते हैं। अगला जो सवाल है, मानव में मादा युग्मक किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अंडाणु को। देखिए, महिलाओं में उत्पादित होने वाला मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। अगला जो सवाल है, करे मानव शरीर में निषेचन की क्रिया मुक्त कहाँ होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक ना, फैलोपियन ट्यूब में। अंडाशय से निकलने के बाद अंडाणु फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है, जहां शुक्राणु से मिलकर निषेचन की क्रिया को संपन्न करता है। अगला जो सवाल है, करेगा भ्रूण का विकास मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय में। देखिए, निषेचन के पश्चात बना युग्मक गर्भाशय में जाकर स्थापित होता है, जहां 9 महीने तक भ्रूण का पूर्ण विकास होता है। अगला जो सवाल है, करा है कि मां के रुधिर से भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लासेंटा के द्वारा, जिसे हम हिंदी में अपरा भी बोलते हैं। देखिए, प्लासेंटा यानी अपरा एक विशेष स्तरी नुमा ऊतक है, जो गर्भ में पल रहे शिशु को मां के रक्त से ऑक्सीजन, ग्लूकोज और अन्य पोषक तत्व प्रदान करता है तथा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का भी काम करता है। अगला जो सवाल है, गर्भनाल सामान्यतः मानव में कितने दिनों का होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लगभग 270 से 280 दिन यानी 9 महीने तक।
देखिए निषेचन से लेकर बच्चे के जन्म तक की अवधि को गर्भकाल कहते हैं, जो इंसानों में औसतन 9 महीने यानी लगभग 270 से 280 दिन तक की होती है। अगला जो सवाल है, महिलाओं में मासिक धर्म चक्र सामान्यतः कितने दिनों का होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 28 डेज यानी 28 दिनों का। देखिए महिलाओं में यह एक चक्रीय प्रक्रिया है जो सामान्यतः हर 28 दिनों के अंतराल पर होती है, जिसमें अंडाणु का परिपक्व होना और गर्भाशय की परत का टूटना शामिल है। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला जो सवाल है, करें महिलाओं में मासिक धर्म का बंद होना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रजनोवृत्ति बोलते हैं इसको। देखिए महिलाओं में जीवन में एक निश्चित उम्र यानी लगभग 45 से 50 वर्ष के बाद मासिक चक्र हमेशा के लिए बंद हो जाता है, जिसे रजनोवृत्ति कहते हैं। अगला जो सवाल है, गर्ल्स यानी लड़कियों में यौवन का प्रारंभ के समय पहली बार मासिक धर्म का शुरू होना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रजनो दर्शन के नाम से इसे जानते हैं। देखिए किशोरावस्था की शुरुआत में लड़कियों में मासिक धर्म चक्र का पहली बार आरंभ होना रजनो दर्शन कहलाता है। अगला जो सवाल है, करें कि एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए HIV द्वारा। देखिए एड्स जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखिए ये एक संक्रामक के कारण होता है जो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारित रोग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखिए गोनोरिया और सिफिलिस बैक्टीरिया से होने वाले STD, जबकि एड्स वायरस से होने वाला STD है, ये सभी असुरक्षित यौन संबंधों के माध्यम से ही फैलते हैं। अगला जो सवाल है, करें परिवार नियोजन के लिए पुरुषों में की जाने वाली अस्थायी नसबंदी की विधि को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेसेक्टोमी के नाम से जानते हैं। देखिए पुरुषों में शुक्रवाहिका यानी VAS डिफरेंस को काटकर या बांधकर रास्ता बंद कर दिया जाता है ताकि शुक्राणु बाहर न आ सके, और इस अस्थायी विधि को वेसेक्टोमी के नाम से जानते हैं। अगला जो सवाल है, महिलाओं में परिवार नियोजन हेतु की जाने वाली अस्थायी नसबंदी की विधि क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्यूबेक्टोमी। देखिए महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब के एक छोटे हिस्से को काटकर या बांधकर ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता, जिसे हम ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। अगला जो सवाल है, गर्भ निरोधक गोलियों में मुख्य रूप से कौन से हार्मोन होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। देखिए गर्भ निरोधक गोलियां इन हार्मोन्स के जरिए अंडाशय से अंडाणु के निकलने को रोकती है, जिससे गर्भधारण नहीं होता। अगला जो सवाल है, कॉपर टी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गर्भधारण रोकने के लिए। देखिए कॉपर टी एक इंट्रा यूटेरिन डिवाइस है जिसे गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। यह शुक्राणुओं की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को कम कर देता है। अगला जो सवाल है, कि पुनरुद्धारण की क्षमता सबसे अधिक किस जीव में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्लेनेरिया में। देखिए प्लेनेरिया में शरीर का कोई भी टुकड़ा कट जाने पर हर टुकड़ा विकसित होकर एक नया पूरा जीव बना लेता है, जिसे पुनरुद्धारण कहते हैं। अगला जो सवाल है, स्पाइरोगाइरा में अलैंगिक जनन की कौन सी सामान्य विधि होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विखंडन। देखिए स्पाइरोगाइरा एक सवाल है जो परिपक्व होने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा नए सवाल के रूप में वृद्धि करता है। अगला जो सवाल है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है यीस्ट और हाइड्रा में। ये दोनों जो है ना एक कोशिकीय कवक है, और हाइड्रा देखिए बहुकोशिकीय जंतु। दोनों में मुकुलन विधि द्वारा नए जीवों का विकास होता है। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केचुआ। केचुआ एक उभयलिंगी जीव है जिसके शरीर में नर और मादा दोनों जनन अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं। अगला जो सवाल है, पपीता और तरबूज किस प्रकार के पौधे के उदाहरण हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक लिंगी पौधे। देखिए पपीता और तरबूज के फूलों में या तो केवल नर अंग होता है या केवल मादा अंग, इसलिए इन्हें एक लिंगी पौधे कहा जाता है। अगला जो सवाल है, कि गुड़हल और सरसों के पौधे किस प्रकार के फूल वाले होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है
उभयलिंगी फूल। देखिए जिन फूलों में पुंकेसर यानी नर अंग और जयांग यानी मादा अंग दोनों एक ही फूल के अंदर मौजूद होते हैं उन्हें उभयलिंगी फूल कहते हैं। अगला जो सवाल है, परागकणों का एक फूल से दूसरे फूल तक स्थानांतरण हवा, पानी या किरणों द्वारा होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परागकण कहते हैं इसको। देखिए परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागकण कहलाती है, जो स्वपरागण या पर परागण हो सकती है। अगला जो सवाल है, वायु द्वारा होने वाला परागण को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनिमोफिली। हवा यानी वायु के माध्यम से होने वाले परागण को एनिमोफिली कहते हैं। जैसे घास और मक्का में पानी द्वारा होने वाले को हाइड्रोफिली कहते हैं। अगला जो सवाल है, कीट द्वारा होने वाले परागण को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, एंटोमोफिली कहते हैं। देखिए चमकीले और सुगंधित फूलों में कीटों जैसे मधुमक्खी, तितली के जरिए होने वाला परागकण एंटोमोफिली कहलाता है। अगला जो सवाल है, निषेचन के बाद फूल का कौन सा हिस्सा झड़ जाता है या सूख कर गिर जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दलपर्ण, सेपल्स और पुंकेसर। लेकिन निषेचन संपन्न होने के बाद फूल के अधिकांश बाहरी हिस्से जैसे पंखुड़ियां, बाह्यदल और पुंकेसर सूख कर गिर जाते हैं और केवल अंडाशय ही शेष रहता है। अगला जो सवाल है, बिना निषेचन के फल के विकास का एक सामान्य उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केला।